नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। निकाय चुनाव के लिए, नगर निगम और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए प्रत्याशी लगातार इंतजार कर रहे हैं और अब कोर्ट ने 21 तारीख तक के लिए अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि अगर चुनाव होता है, अगर इस पे कोई आपत्ति आती है तब निश्चित रूप से कोर्ट की डेट आगे टलेगी और इस बीच में आगे छुट्टियां आएंगी तो हो सकता है कि इलेक्शन आगे टल जाए। ये भी हो सकता है कि इलेक्शन आगे न टले, इसलिए कि अभी कम से कम 25 तारीख के पहले तक का कोर्ट के पास वक्त है और कोर्ट कल फिर से सुनवाई करने वाला है। तो हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से कोई न कोई फैसला आ जाए। ये कोर्ट की बात है, कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम। लेकिन प्रत्याशियों में बहुत बेचैनी है, प्रत्याशियों में बहुत उत्साह भी है और प्रत्याशियों में एक तरह से बेचैनी है कि जल्दी से डेट अनाउंस हो ताकि वो अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और अपने आप को परखें, अपने इलाकों में जाएं वोट मांगने के लिए। बहुजन समाज पार्टी भी तैयार है, समाजवादी पार्टी भी तैयार है, सत्तारूढ़ बीजेपी वो भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, इसलिए कि नगर निगम में उसी के सबसे ज़्यादा उसके मेयर हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी भी बिगुल फूंक रही है, बसपा भी बिगुल फूंक रही है, निर्दलीय भी जगह जगह गाहे बगाहे अपने अपने जगहों पे अपनी किस्मत आजमाइश करने के मूड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया है, पसमानदा मुसलमानों को रिझाने का। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि उन जगहों पे जिन सीटों पे मुसलमान बहुल इलाके हैं, जिन सीटों पे मुस्लिम वोटों की बहुलता है, वहाँ पे पसमानदा समाज से जुड़े हुए मुस्लिम कैंडिडेट्स बीजेपी उतारे। ये भी स्ट्रैटेजी है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी अभी से इलेक्शन मोड में आती नजर आ रही है, इसलिए कि इससे पहले प्रबुद्ध सम्मेलन किया जगह जगह पे और ख़ासतौर से उन जगहों पे ही प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया जिन जगहों पे नगर निगम चुनाव होने हैं और अब पसमानदा सम्मेलन भी वहीं हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में अगर चुनाव जल्दी डिसाइड हो जाते हैं, अधिसूचना जल्दी जारी हो जाती है तो किसको फ़ायदा होगा और अगर चुनाव लेट होता है तो किसको फ़ायदा होगा और विभिन्न दलों की तैयारियां क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम आज की डिबेट करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय कराएं। उससे पहले आपको वकील का बयान सुनवाते हैं जो आज कोर्ट में सुनवाई हुई। पिटीशन को असिस्ट किया है श्री शरद पाठक साहब ने और जजमेंट पर कोर्ट को जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ट्रिपल फार्मूला है उसको समझाया जा रहा है। कोर्ट कन्विंस है, लेकिन समय का अभाव था। 4:30 बज के उसके ऊपर हियरिंग हुई है, 5 बजे तक हियरिंग होने वाली थी, लेकिन समय अभाव के कारण ये हियरिंग कल होगी और संभवतः कल जो है इस पर रिजल्ट आ जाएगा। तो कल रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ऐसा वकील साहब बता रहे थे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा दूं आपसे। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश त्यागी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं अवनीश त्यागी जी का। अवनीश जी, देखिए, कल तक के लिए अधिसूचना पे रोक है, यानी दोनों चीजें हो सकती हैं। कल कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मेरा सवाल यह है कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। कोर्ट का यह कहना था कि ऐसा लगता है कि जो याचिकाएं दायर की गई हैं वो निजी स्वार्थ के लिए दायर की गई हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर जल्दी डेट अनाउंस होती है, अगर कोर्ट से ये हो जाता है कि चलो अधिसूचना पर जो रोक लगी है वो हट गई और जल्दी डेट अनाउंस होती है, तो बीजेपी की तैयारियां क्या है? देखिए रमन जी, बीजेपी की तैयारी पूरी तरह से मुस्तैद। जैसा पता हो कि सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन हो चुके हैं, पसमानदा सम्मेलन जारी है, बूथ की कमेटियां दुरुस्त कर ली गई हैं, वोटर लिस्ट ठीक करा ली गई है, प्रभारियों की तैनाती हो गई है। मतलब सारा काम, जो प्रोसेस जो होना चाहिए चुनाव से पहले का, वो सारा भारतीय जनता पार्टी
एक नहीं 2 चरणों का पूरा कर चुके। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, प्रत्याशियों के चयन को फाइनल कर दिया जाएगा और चुनाव के मैदान में उतर जाएगा। उम्मीद यही लग रही है कि जैसे कोर्ट में मामला गया है तो माननीय उच्च न्यायालय कल इसमें कोई ना कोई फैसला सुनाएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, नेता तैयार है, पूरा कार्यक्रम चॉक आउट करा हुआ है। अवनीश जी, बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो इलेक्शन मोड तो दिख रहा है, इलेक्शन मोड दिख रहा है मुख्यमंत्री के दौरों से ऐसा लग रहा है, वो जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन, जगह जगह पसमानदा सम्मेलन, जहां जहां नगर निगम है वहां की तैयारियां। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने जाएगी, क्योंकि नगर निगम के चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, तो स्थानीय रूप से उन जगहों पे आपने क्या ऐसा कुछ कर दिया है जिससे मतदाता इस बार भी आपको ही वोट देगा, इस बार भी आपके ही मेयर बनाएगा? देखिए रमन जी, भारतीय जनता पार्टी के स्थायी मुद्दे उनको तो उठाएगी। स्थानीय प्रशासन में किस तरह से चुस्त दुरुस्त कराया गया है, किस तरह से बुनियादी बदलाव किए गए हैं, स्वच्छता और नगर निगम की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको देने में पहलगी है। बिजली के हालात सुधारे हैं। छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में जहां नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायतें हैं, उनके हालात भी बिजली और तमाम उनके उससे सुधरे हैं। और कानून व्यवस्था का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का स्थायी है ही है। और तमाम बदलाव और तमाम सकारात्मक सोच की तरफ जो भारतीय राजनीति बदल रही है, प्रदेश की राजनीति बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और रमन जी, एक चीज मैं और बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहता है, जनता के मन की सुनता है और जनता के मन की पूरी करने की कार्य करता है। तो इसलिए जनता का प्यार, आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। चलिए, मनोज यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीजेपी प्रवक्ता महोदय की बातों से आप कितने सहमत हैं? उनका ये कहना है कि लोकल स्तर पे और राज्य स्तर पे बीजेपी ने तमाम काम किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हुई है, इसके साथ साथ कूड़े के निस्तारण की समस्या, साफ सफाई की समस्या, इन मोर्चों पे बहुत काम हुआ है और इसी काम को लेके वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता फिर से उनको फतेह दिलाएगी। आपका रिएक्शन? निश्चित तौर पर नगर निगम में बीजेपी का पूरा वर्चस्व कल भी था और आज भी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है 3, 4, 5 इंजन वाली सरकार फिर भी नगर निगम, खासकर जो उत्तर प्रदेश में, उसमें अपना वर्चस्व कायम रखने में हो सकता है सफल भी हो जाए, क्योंकि चुनाव लड़ने का एक इनका अपना तरीका है। लेकिन सिर्फ नगर निगम से ही पूरा उत्तर प्रदेश डिफाइन नहीं होता है। नगर पालिकाओं की संख्या नगर निगम से ज्यादा है, बिल्कुल, और नगर पालिकाओं से ज्यादा नगर पंचायतों की। तो समाजवादी पार्टी 2 सेक्टर में बीजेपी से बहुत आगे है, चाहे वो नगर पालिका हो और चाहे नगर पंचायत हो। समाजवादी आपका ये कहना है कि रूरल एरियाज में समाजवादी पार्टी का इम्पैक्ट ज्यादा है? निश्चित तौर पे ये 16-17 नगर निगम। अच्छा, ये बताइए, ये जो रिजर्वेशन हुआ है इसमें बहुत सारे रूरल एरियाज को इनका परिसीमन किया गया, इनका सीमांकन किया गया है, तो ये बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे पहले, यानी नगर पंचायतों में जो आते थे या नगर पालिका में आते थे, वो कई सारे इलाके नगर निगम में जुड़ गए हैं, तो उससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल, वो जो नगर निगम में तमाम सारे परिसीमन के द्वारा क्षेत्र बढ़ाए गए हैं उस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। वहाँ ज़्यादातर ग्राम प्रधान समाजवादी पार्टी के ही रहे, चाहे वो जहाँ भी बढ़ोतरी हुई वहाँ पे समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। उसके साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने आरक्षण की प्रक्रिया दी है, बीजेपी सत्ता में है, रिपीट सत्ता में है, तो सबसे ज़्यादा जो वोकल होके चुनावी दौर में आना चाहते हैं सत्ता के कार्यकर्ता हैं, उसमें बैकवर्ड भी है, उसमें दलित भी है, उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बीजेपी को इस वक्त मार झेलनी पड़ रही है रमन जी, वो है इनके खुद के कार्यकर्ता। मैं एक उदाहरण देता, लखनऊ में एक नगर पंचायत है BKT, बक्सी का तालाब, वहाँ पे बीजेपी सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ आई हैं
और उन आपत्तियों में सबसे ज्यादा आपत्ति करने वाले बीजेपी के लोग हैं। यानी कि बीजेपी ने जो पूरा आरक्षण का सिस्टम जो सजाया है वो अपने कार्यकर्ताओं को डेमोलाइज करके, उनके हक मारी करके ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि उनके कार्यकर्ता आपस में लड़े ना और चुनाव किसी तरीके से, चाहे वो हरिजन कर दी, चाहे बैकवर्ड कर दी, या सामान्य जहां पे जो मजबूत था उसको हटा दिया गया। कंट्रोवर्सी को बीजेपी ने खत्म करने के लिए आरक्षण की, एक शब्द में कहा जाता ना गांव में, ऐसी की तैसी कर दी। अब ऐसी की तैसी के चक्कर में माननीय हाईकोर्ट जी के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2-3 दिन से अगर बीजेपी ने सब कुछ राइट किया था तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय हाईकोर्ट को इतना याचिकाकर्ता की सुनवाई को इतने बार सुनने की आवश्यकता पड़ती, तत्काल फैसला हो जाता। लेकिन चूंकि बीजेपी ने इसमें ऐसा ऑपरेशन किया है जो ऑपरेशन उसके भी गले की हड्डी नहीं लटक। नहीं, बीजेपी ने ये, मैंने बताया ना कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, जहां 10 लोग टिकट मांग रहे थे, सपोज कोई सामान्य सीट थी, वहां 10 लोग टिकट मांग रहे थे, वो 10 को खत्म करके उन्होंने उसको आरक्षित कर दिया। नहीं तो ये जो रिजर्वेशन है ये तो जो इसका प्रोफार्मा है उसके तहत ही लागू किया अगर जाता प्रोफार्मा के तहत होता तब तो फिर कोई आपत्ति ना हो पाती। लेकिन आपको बताऊं, बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, चुनाव जीतने में विश्वास रखती है किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद। वो इसलिए पंचायत का चुनाव हुआ तब भी इसी तरीके से रमन जी आरक्षण पे खिलवाड़ हुआ, हाईकोर्ट लोग गए और फिर उसमें परिवर्तन हुआ। ये बात किसी से छुपी नहीं, ना हमारी बनाई कोई स्टोरी है, ये तो सबके सामने है, जग जाहिर है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में जीत हासिल की थी, ये किसी से छुपा भी नहीं। वो अलग बात कि जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के सबसे ज्यादा बन गए, ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के सबसे ज्यादा बन गए, तो वो किस तरह बन गए, चीरहरण करके बन गए, गुंडाई करके बन गए, सत्ता का दुरुपयोग करके बन गए, उसमें दो राय नहीं। लेकिन जिला पंचायत सदस्य आज भी समाजवादी पार्टी के, और ब्लॉक प्रमुख के लिए जो बीडीसी बनते हैं वो समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा, ग्राम प्रधान भी समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा। ठीक इसी तरह इन निकाय चुनावों में भी समाजवादी पार्टी नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ साथ इस बार नगर निगम में भी अपना डंका बजाने का काम करेगी। रीजन इतना है, जब डेंगू की मार पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ा रहे थे। कोई गुजरात जा रहा था, कोई मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। तो ये सारी बातें जनता ने सीख ली है, जान ली है, इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा जनता कह रही है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। संदीप जी, पहले तो एक बात ये बताइए कि जब कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार की तो जाहिर सी बात है कि याचिका में कुछ न कुछ दम होगा, तभी सुनवाई होगी। कोर्ट ने इसको माना और कल का वक्त है, कल क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, ये तो कल ही पता चलेगा कि कोर्ट का क्या रुख होगा। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से जो ऑब्जेक्शन किया गया था, हालांकि कोर्ट ने उस पर टिप्पणी भी की कि ऐसा लगता है कि निजी स्वार्थ के लिए ये याचिका दायर की गई है, लेकिन कोर्ट उसको सुनवाई योग्य मानती है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिसीमन या जो सीमांकन या जो रिजर्वेशन हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं? नहीं, ये जो PIL जिसकी थ्रू आप बात कर रहे हैं, जो कोर्ट में मामला गया है, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर लग रहा है। अब ये किसके तरफ से हुआ है, वो बीजेपी ने परिसीमन जैसे जिस तरीके से किया गया है और जिस तरीके से नगर निकाय या जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उसमें अगर पिछले 17 की बात करें और इस बार की बात करें तो आपको लगेगा कि मेरे ख्याल से डाटा मेरे पास है, मैं बता दे रहा हूँ सेकेंड, वो कितना डिफरेंस आया है। 91.44 लाख करोड़ के मतलब लाख मतदाता बढ़े हैं और इसमें जो 552 निकायों चुनाव में 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मतदाता थे पिछली बार। इस बार उसमें जो वृद्धि हुई है उसमें 111 नई पंचायतें आई हैं, उसके अलावा 130 नगर पंचायतें आई हैं 5 सालों में और 111 नगर परिषदें बढ़ी हैं। तो ये जो परिसीमन हुआ है, अगर कोर्ट इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है तो कोर्ट ने अगर कुछ संज्ञान लिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं पे, अगर आप देखिए जो परिसीमन हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे जो पिछले साल जो 17 में रिजर्व सीटें थी वो फिर एक बार उसको कैटेगराइज करके उसी आधार पे उसको अलग कर दिया गया है। तो इसमें कुछ ना कुछ, चाहे वो जिस भी सरकार ने किया है, मैं किसी पक्ष या विपक्ष का वो नहीं यहाँ प्रस्तुत पक्ष करने नहीं आया हूँ, लेकिन अगर सरकार ने ये किया है तो सरकार को इसकी गंभीरता को समझना होगा और ये बताना होगा कि भाई परिसीमन आपने
किस आधार पर किया है और उसका आधार क्या है। वो आधार अगर सही है, कोर्ट उसको सही मान लेती है, तब तो आपकी याचिका जो आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चुनाव अगर आप जल्दी कराना चाहते हैं तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग किया है, प्रबुद्ध सम्मेलन किए हैं, पसमानदा की बात आप कर रहे हैं, उसका देखिए टारगेट तो तय है कि वो 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, वो चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इसका परिसीमन जब तक कोर्ट निर्णय नहीं लेगा, कुछ भी कह पाना हमारे आपके। मुझे एक बात बताइए जी कि अगर अभी चुनाव होते हैं, जैसा कि कायदे से तो 7 जनवरी तक सब कुछ हो जाना चाहिए, 7 जनवरी तक गठन हो जाना चाहिए, मेयर की शपथ हो जानी चाहिए, सारी चीजें हो जानी चाहिए। खैर ये कोर्ट का मामला है, जैसे ही वो आगे चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे वो ये मामला भी आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अभी चुनाव होता है तो क्या बीजेपी के लिए बेनिफिशियल होगा या नुकसानदेह होगा, क्योंकि बीजेपी और सरकार अभी इन्वेस्टर्स समिट में और इन तमाम चीजों में उलझे हुए हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। इसी वजह से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो देखिए, अभी अगर तैयारियों को लेके आप कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से उन्होंने अभी पिछला जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ और विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, तो जोश उनके अंदर भी बहुत है। और शिवपाल सिंह के पार्टी में आने के बाद उनकी उम्मीदें जो हैं मुझे या किसी को भी लगता है कि ज़्यादा बड़ी हैं। लेकिन भाजपा को आपको हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार 14, 17, 19, 22 इतने चुनाव वो जीत के, पिछला 17 का चुनाव जो नगर निकाय का हुआ था वो भी वो जीत के आए हैं। तो इस आधार पर अगर बीजेपी को हम कहें कि वो तैयारियां नहीं कर रही है, बूथ लेवल पे उनकी तैयारियां नहीं है, या वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो इसमें अभी मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी बयान दे देना कि बीजेपी उस मोड में है कि नहीं। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो लोग भी हैं जो स्टेट लेवल पे चुनाव को देख रहे हैं, वो लोग 24/7 मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अपने स्तर से लगी हुई है, वो भी लोगों तक जा रही है, अपनी बात रख रही है, और जो चीजें कनेक्ट होनी चाहिए थी, जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव कौन लड़ता है ये देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी उस चैलेंज को समाजवादी पार्टी से एक्सेप्ट कर पाती है जो समाजवादी पार्टी चैलेंज देना चाहती है नगर निकाय चुनाव को? सवाल ये, समाजवादी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज देगी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी की तैयारियां क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो किस मैकेनिज्म चलिए इन्हीं से पूछते हैं, लेके आएंगे। मनोज यादव जी से पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे आप बीजेपी को घेरेंगे? देखिए सीधी सी बात है, जिस तरह से दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है, ये एक तरह से उसी टाइप का ये मामला है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित की हुआ करती थी, उस समय एमसीडी में बीजेपी का परचम लहराता था। ये उसी टाइप का मामला हो गया है कि अब हर जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन एमसीडी से बीजेपी को बेदखल कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भले है, लेकिन वो सरकार कैसे चल रही है और उसमें कितनी अड़चनें आती हैं, ये जग जाहिर है, ये सबको पता है। मनोज यादव जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से चैलेंज करेंगे बीजेपी को आप ग्राउंड लेवल पे? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जमीन पे उतर चुकी है। वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, आदरणीय शिवपाल जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, या जो भी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, वो सारे लोग जमीन पे उतर चुके हैं। एक स्ट्रेटजी जो बनानी चाहिए और एक जो कूटनीतिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, उस पर भी लगभग समाजवादी पार्टी का काम हो चुका है। क्योंकि एक समस्या हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रही है, ये समस्या है और बड़ी समस्या है। पंचायत के चुनाव में और निकाय के चुनाव में हमारे वर्कर बड़ा वोकल होके चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगते हैं। एक पार्षद, एक चेयरमैन, एक सभासद के लिए सैकड़ों आवेदन आ जाते हैं। ये स्थिति हो जाती है, चुनने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि पूरी तरीके से हम टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही मैनपुरी में बता दिया था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। कई चुनाव हमने बगैर सिंबल के लड़े हैं, क्योंकि इतने आवेदन करता आ जाते थे कि हम खुद सोच पाते थे टिकट ए को दें, बी को दें या सी दें। लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से साफ है कि आवेदन जो करता है, एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, वही चुनाव लड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी की यह स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। सिंबल पर ले लेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। अगर कोई पार्टी के लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, वो अलग बात। दूसरे बीजेपी को घेरेंगे कैसे? बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी के पास हर स्टेप पे मुद्दे हैं। आप बताइए ना, मैंने डेंगू का जिक्र किया, बीजेपी जवाब देने में भागती है।
आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जापानी बुखार गोरखपुर में बहुत अधिक उसकी संख्या हो जाती है, जापानी बुखार की, और कई मौतें हो जाती हैं बच्चों की। उन्होंने अपना गोरखपुर तो सही कर लिया, लेकिन बात को क्या हुआ, पूरे प्रदेश में डेंगू से कहर मच गया। कितने लोगों की मौतें हुई हैं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? विधायक की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं थी, सांसद की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं थी, बीजेपी के जो मेयर बैठे हैं कब्जा करके, इन्हीं की तो जिम्मेदारी थी। इनके जो नगर पालिका के जो लोग बैठे हैं, जो चेयरमैन बैठे, उन्हीं की तो जिम्मेदारी थी। वहां पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। कई सारे ऐसे नगर पालिका के चेयरमैनों के आए हैं बयानात, जिन्होंने कहा कि हमारे पूरे क्षेत्र, आप लखनऊ का नगर निगम का वो अभी लास्ट विजुअल देखिए कि इन्हीं के पार्षद मेयर के सामने किस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। ये बात बीते अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अवनीश त्यागी से इसका जवाब लेंगे, और इस बीच में एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विद्या गौतम जी, नेता बीएसपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवाल लेंगे, लेकिन इससे पहले अवनीश त्यागी से रिएक्शन लेते हैं। अवनीश जी, एक बात बताइए कि ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो नगर निगमों में भ्रष्टाचार की तमाम खबरें आती हैं। नगर निगमों में ये भी खबर आती है कि एक फलाना कंपनी को ही लगातार टेंडर दिए जा रहे हैं। नगर निगमों में ये भी खबरें आती हैं कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है। ये भी ये देखने में आता है कि वाटर लॉगिंग है, कहीं ना कहीं डेंगू फैला हुआ है। तो ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अगर प्रॉपर तरीके से एक्शन लोगों को दिखता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इस फ्रंट पे आपको लोगों के विरोध का भी थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। देखिए रमन जी, बिल्कुल आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका कोई जमीन नहीं है। मैं कहता हूँ विरोध सबका होता है, अच्छा, आलोचनाएं भी होती हैं, समस्याएं भी होती हैं, पर उसका निराकरण जिस तेजी से होता है उसको भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डेंगू का निराकरण कितनी तेजी से हुआ? रमन जी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आप सुना, मनोज जी का पूरा भाषण सुना, जी बोलिए। 2 बार उनका भाषण उन्होंने सुनवाया। अब मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। समस्याएं सबके साथ होती हैं और समस्याएं नगर निगमों में आम बात है। ये होना, नगर निगम में समस्याएं होती हैं, पर उनका समाधान इतनी तेजी से होता है। डबल इंजन की सरकार और समस्या बनी है, और बोल रहे हैं कि बात समस्या होना आम बात है। आप तो बिल्कुल सरेंडर हो गए। ऐसे आत्मसमर्पण मत करिए। सुन लीजिए ऐसे आत्मसमर्पण अच्छा नहीं लगता। चलिए बातें कही हैं। हाँ बोलिए, बातें कही, मैंने तमाम सुना है। हाँ, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी शोर मचा सकता था। बोलिए अवनीश जी, बोलिए। गलत बातें कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रहती है, कार्यकर्ता जनता के बीच रहता है। उस समस्याओं का समाधान जितनी तेजी से और तत्परता से होता है, उसी का नतीजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का प्यार मिलता है। जनता का प्यार न मिलता निकाय चुनाव के बाद तो विधानसभा चुनाव में ये बात ना होती। निकायों से हट, निकायों में भी काम कर रहे हैं हम, पंचायतों में भी काम कर रहे हैं, ग्राम सभाओं में भी काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। और बढ़ ही नहीं रही है, वो जो गढ़ थे, तमाम गढ़ थे जिनको लेके लोग इकतारते थे, उन गढ़ों को भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। अपने काम के बल पे, अपनी नीतियों के बल पे, अपने कार्यक्रमों के बल पे, नेताओं का जनता के बीच जाकर संवाद और संपर्क के जरिए। तो ये काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो लगातार कर रही है, हर चीज पे निगाह रखी हुई है। निकायों में भारतीय जनता पार्टी का, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है वो किसी से नहीं है। हम अपने पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करेंगे, हम उससे ज्यादा उम्मीद लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जो हमने लक्ष्य तय किए हैं हम उनको पूरा पाएंगे, उनको पाने की तरफ हम काम कर रहे हैं। अब नतीजे आएंगे जब देखेगा कि नतीजे हमारी तरफ झुकाएंगे, इसलिए झुकाएंगे कि हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं, और उन छोटे छोटे तबके का भी विचार कर रहे हैं जो ज्यादातर अनदेखे होते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो हर वर्ग का, हर समाज के हर तबके का, छोटे बड़े का पूरी सक्षमता के साथ विकास करती है, उनकी सुनवाई करती है, उनका साथ देती है, उनके साथ खड़ी होती है। सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास जीतना भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और अब उसमें सभी का प्रयास जुड़ेगा तो निश्चित रूप से निकायों में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर, बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। ये नतीजे बताएंगे। अच्छा ये बताइए पसमानदा सम्मेलन शायद इसीलिए कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इसीलिए आप लोग कर रहे हैं विकास कर रहे हैं तो पसमानदा सम्मेलन। रमन जी, अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं, खासतौर से आपको एक चुनाव रामपुर का मैं बताऊंगा। रामपुर का चुनाव एक सैंपल है जहां लगभग 20,000 मुस्लिम्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। जिस वोटर को कुछ पार्टियां अपनी जेब की वोट समझती थी,
वो जेब की वोट उन जेबों से निकल आई है। उनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां तो आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों को वोट ही डालने नहीं दिया गया। अरे रमन जी, नतीजे हैं। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, किसी को रोक सकता है क्या? एक आदमी को रोकेगा तो सोशल मीडिया पर बात हो जाता है। नहीं दे दिया, कोई नहीं रोका जाता। 20,000 क्यों नहीं मिला? मैनपुरी खतौली है, वहाँ पे क्या हुआ? 20,000 मेरी बात, मैनपुरी की बात आप बीच में ना बोलिए। मैनपुरी की बताऊंगा मैं बात। मैनपुरी पे भी चर्चा करूंगा मैं। आप डिसाइड करो किस पे बोले। मैं आजमगढ़ पे भी चर्चा करूंगा, सब पे किस पे करूंगा। बोले? बोलिए जब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब 20,000 अयोध्या पे चर्चा हो क्या? दिया है तो पसमानदा के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी आधार पे पसमानदा आपको वोट क्यों देगा? कोई एक वजह बताइए, पसमानदा आपको वोट क्यों देगा? सबका काम करेंगे। सबको राशन मिला है, सबको टीका मिला है, सबको मकान मिले हैं, सबको शौचालय मिले हैं, बिना भेदभाव के। किसी व्यक्तिगत घर नहीं भरे गए, किसी वर्ग विशेष को नहीं आप भरे जब गए। सर सबका विकास कर रहे हैं सर, मैं एक सेकंड सर, मैं मेरा सवाल है। जब भी वोट आ रहे, जब भी वोट हमें मिल रहे हैं, जनता का प्यार मिल रहे हैं। और जो भेदभाव करते थे, जो बंटवारे में जो योजनाओं को एक घर में भर लेते थे, उनको जनता ने दुत्कार दिया है, घर बैठा दिया है। जनता उनको नहीं दोबारा सत्ता में लाना चाह रही। 14 से जो उत्तर प्रदेश में विद्या गौतम जी, आप कुछ वो बोल रहे आज तक जारी है और वो जारी रहेगा। निकाय चुनाव में भी जारी रहेगा, 24 में भी जारी रहेगा, 27 में भी जारी रहेगा। मैं प्रवक्ता साहब से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, तो आप जब सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं तो विशेष रूप से आपको पसमानदा सम्मेलन क्यों करना पड़ रहा है? दूसरा सवाल, निकाय चुनाव में आप कह रहे हैं कि हम पिछली सरकार, अपनी ही सरकार के मुकाबले में दूसरा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि डबल इंजन की सरकार अपनी ही सरकार के मुकाबले में दूसरा चुनाव लड़ेगी। तो सवाल आप दूसरा ये आता है कि आपने अयोध्या में क्या किया? राम मंदिर के नाम से जो जमीनें लोगों की हड़पी जा रही है, उस पर कोई सवाल करेगा आपसे? सत्ता में बैठे हुए आप बताइए, उस सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने जो कहा सर बताएं। हमारा जो मुकाबला है, हमारा जो टारगेट है, जो हमने पिछला प्रदर्शन करा था निकाय चुनाव, पिछला प्रदर्शन अगर आपका सही था तो फिर डेंगू, मलेरिया और हैजा क्यों फैला? मेरी बात सुनिए, आप शोर न मचाइए, मेरी बात सुन लीजिए। जी सर बिल्कुल, हम सवाल जी बिल्कुल। मैं जो पिछला प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया और सारे निकायों में हमने बेहतर प्रदर्शन सर्वोच्च बन के किया है, हम उससे और बेहतर चुनाव करेंगे। हमारा उससे और बेहतर यदि आप चुनाव करेंगे तो सवाल इसी बात का है सर कि अस्पतालों की व्यवस्था नहीं। सर आपने मुझे जवाब दिया, आप मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। आप प्लीज मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। आपने जवाब दिया, आप सवाल तो सुनिए एक बार को। दोबारा से मैं सवाल आपको रिपीट कर रही हूं कि आपके अयोध्या के नाम पर और जाति और धर्म के नाम पर पूरी सरकारें चल रही है, लोकतंत्र कहीं नहीं दिख रहा, ये सारे जानते हैं। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, आप मुसलमानों को विशेष टारगेट। और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप सरकार में काम कर रहे हैं। आपने क्या सर, मेरी बात को पूरी सुन लीजिए। आपने क्या कहा? आपने एक बात कही है कि हम पुरानी सरकारों से, अपनी सरकार से मुकाबला कर रहे हैं, तो डेंगू, मलेरिया, कोरोना पे ये जो इस तरह से महामारी फैली, उसका जवाब दीजिए। जो निचले स्तर का व्यक्ति, राजधानी में सीवर लाइन आज भी सड़कों के किनारे सड़ रही है, लोग रह नहीं सकते हैं। लखनऊ की बात कर रहे हैं आपसे सर। जो बोल रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, दुकानें किसी की नहीं बंद हुई है। जनता जब जाग जाएगी तो अपने आप नए फैसले ले लेगी। वो भारतीय जनता पार्टी आप लोग डबल इंजन की सरकार बनाने के बावजूद भी आज भी लखनऊ जैसे शहर जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसमें हालात देख लीजिए, बस से बदतर हो चुके। ना आपके पास कूड़ा प्रबंधन है, ना ही आपके पास बसों का रखरखाव, ना ही अस्पतालों का है। आप जो भेदभाव कर रहे थे, जनता भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा भेदभाव राष्ट्रीय स्तर पे पठान मूवी पे क्या कलर रंग चला रखा आपने केसरिया को लेकर के। आपके संत और महात्मा जाकर के बयान दे रहे हैं, उनका लगाम तक नहीं लगा पा रहे हैं। लोकतंत्र की बात आप करते हैं। नया उत्तर प्रदेश बन गया है, नया उत्तर प्रदेश बना, तभी तो भ्रष्टाचार हो। अयोध्या में राम मंदिर के नाम से, भगवान के नाम से भी आप लोगों की जमीनें हड़पने का काम कर रहे हैं। वोट परसेंटेज हमारा इसीलिए बढ़ रहा है कि जनता का प्यार हमें मिल रहा है, जनता हमारी नीतियों को। चलिए मनोज यादव जी कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना। देखिए मेरे गंभीर सवाल हैं बीजेपी से, और मैं हल्की बात टीवी पे नहीं करूंगा, और ऐसा मैंने अपने आप से भी प्रॉमिस लिया, खासकर निकाय चुनाव तो बिल्कुल नहीं। कूड़े से बिजली बनेगी। रमन जी आपने ये खबर पढ़ी है, मेरे साथ पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है आपको याद होगा। बीजेपी ने लखनऊ में कहा, बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा कि हम कूड़े से बिजली बनाने जा रहे हैं। पता नहीं 6 साल में कितने मेगावाट बनी है, ये बीजेपी बताएगी। जनता जानना चाहती है क्योंकि कूड़ा इस प्रदेश की बड़ी समस्या है। दूसरा, मध्य प्रदेश के इंदौर को मुझे जो याद आता है कि नगर निगम का सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है शायद, फिर चंडीगढ़ को मिला है, ऐसा मैं मानता हूं, और ऐसा मेरी इंफॉर्मेशन यही है।
अगर उत्तर प्रदेश के नगर निगमों ने बहुत बेहतर काम किया होता तो जो देश में अवार्ड मिला था तो उत्तर प्रदेश को मिलता। बिल्कुल, डबल इंदौर इंजन को की पुनः मिला है, सरकार, एमपी को दोबारा मिला है। डबल इंजन की सरकार यहाँ है, कहाँ पे काम हुआ है? लखनऊ में हुआ, बनारस में हुआ, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बीच में नहीं, बीच में नहीं। रुक जाइए, मेरे सवाल नहीं पूरे हुए, रुक जाइए। अब मैं कहता हूँ बनारस को नहीं मिला, गोरखपुर तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उसको भी नहीं मिला। अरे छोड़ो, भगवान राम का क्षेत्र है अयोध्या, उसको भी नहीं मिला। तो मिला किसको? मिलता है एमपी को, मिलता है पंजाब को, चंडीगढ़ को। तो आप कहां पे हैं? क्या कर रहे हैं साहब? ये जनता आपसे पूछ रही है। और पसमंदा मुसलमानों पे मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, हिंदू 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 चिल्लाते चिल्लाते गला आपका भर गया, गला बैठ गया। अब हिंदू से अलग हटके पसमंदा मुसलमानों पे बीजेपी काट खेल रही। अरे हिंदू और नाराज हो जाएगा तो क्या करोगे? अवनीश त्यागी जी, हमसे तो कई हिंदू कह रहे थे कि जिस कारण से मैं बीजेपी में था कि वो अगेंस्ट मुसलमान बात करती है, अगर मुसलमानों को ही टिकट देना है तो हम समाजवादी पार्टी चले जाएं, हम कांग्रेस में चले जाएं, हम बसपा में चले जाएं, हम आप पार्टी में चले जाएं, हम बीजेपी में क्यों रहेंगे? ऐसा रमन जी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उनका जवाब ले लेते हैं। वोट का क्या आकार पड़ गया बीजेपी को? काम की कौन सी कमी हो गई बीजेपी को? पसमंदा मुसलमानों पे बीजेपी को आगे बढ़ा, ये बात भी बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। बेवजह की बातें कर ये बेवजह है। अच्छा चलो किस पे बात करें? बताइए, अवनीश त्यागी बताइए। अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, ये बताइए नगर निगम को क्यों नहीं अवार्ड मिला? किस स्थान पे अयोध्या है? गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो किस स्थान पे है? उसकी क्या पहचान है? बनारस से प्रधानमंत्री जी आते हैं, उसकी क्या पहचान है? अरे किस पे बात करें? कुछ तो बताइए साहब। आप जनता से बात करिए, जनता अरे अयोध्या में जनता नहीं तो क्या एलियन रहते हैं क्या? गोरखपुर में जनता नहीं एलियन रहती है क्या? दूसरे ग्रह के लोग रहते हैं क्या? गोरखपुर, बनारस, अयोध्या, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, इन सब में जनता ही रहती है। देखिए अवनीश त्यागी जी, दिल्ली में भी जनता रहती है, जिसने आपके एमसीडी के डेवलपमेंट के मॉडल को बिल्कुल नकार दिया है। दिल्ली में भी वही जनता रहती है, वहां क्यों नकारा गया? अगर आप इतना सक्सेसफुली। रमन जी देखो, रमन जी मेरी बात सुनिए, चुनाव में हार जीत के कई मायने होते हैं। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि हम अजय हैं, हम नहीं हार पाते, हम कहीं कमियां भी रहती हैं तो उन्हें दूर करते हैं। हम उन पार्टियों में से नहीं है कि जो हार गए तो ईवीएम, हम हार गए तो हम प्रशासन, हम हार गए तो पुलिस, कभी चुनाव आयोग, हम उनमें से नहीं है। अगर कहीं चूक रही है उसे दूर करेंगे, उसे दूर करके आपके प्रवक्ता सर कहते हैं कि हम तो प्रशासन का भी प्रयोग करते हैं चुनाव में। मैंने खुद सुना है, खुद कहते हैं कि हम तो प्रशासन का भी प्रयोग करते हैं चुनाव में। आपने नहीं सुना है मैडम? आपने सुना नहीं, कई जगह हम आपको सबूत पेश करेंगे, वो कहते हैं हम तो प्रशासन का भी प्रयोग कर लेते हैं चुनाव में। आप स्वतंत्र प्रशासन है हमारा, जनता खुल के वोट दे रही है, जनता आज इतनी सक्षम है, प्रदेश की नहीं देश की जनता लोकतंत्र की प्रहरी है और लोकतंत्र को अच्छे से समझती है। धर्म के नाम पे आप हमेशा वोट मांगते रहते हैं सर। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपका कहीं धर्म और जाति के नाम पे हमेशा वोट लेने का काम किया जाता है। जातिवादी के बंडल बंध गए हैं उन पार्टियों के जो जातिवाद की राजनीति करते थे, वो घर बैठे हैं, उनको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा चलिए तो समय देखिए अवनीश जी, जातिवादी राजनीति तो इंडियन डेमोक्रेसी का और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। बन चुकी है। अगर हिस्सा नहीं रहता तो किसी भी पार्टी को जाति विशेष का सम्मेलन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंक्लूडिंग बीजेपी। बिल्कुल, ये एक हिस्सा बन गया है। ये रमन जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं। पार्ट ऑफ कंट्री बन गया है। मेरी बात सुनिए बहन जी, मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुन रहा हूँ, रमन जी की बात का जवाब दे। बोलिए। रमन जी ने जो कहा है कि जातिवाद, निश्चित रूप से भारतीय समाज में, भारतीय लोकतंत्र में भी जातियां एक बड़ा है मुद्दा, पर जातियों का मुद्दा यह नहीं होता कि एक जाति विशेष ही राज कर, एक जाति विशेष को सरकार दे। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डीएम किस जाति के हैं बताइए जरा? सबसे ज्यादा किस जाति के डीएम एसपी हैं बताइए, मैं आपका ज्ञान जानना चाहता हूँ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो अभी
प्रोफेसर की भर्ती हुई, उसमें देख लीजिए आंकड़े उठा करके आपने क्या किया है। नहीं, पूरे यूपी में आपने क्या सबसे ज्यादा ठाकुर डीएमएसपी है कि नहीं, ये बताइए, ये क्यों है? क्या बुद्ध जीवता की वजह से है? नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्या हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे संदीप जी, क्या श्रीवास्तव समाज के क्यों इतने ज्यादा डीएम नहीं है? ये बताइए। आपकी पार्टी नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, सारे ठाकुर ही क्यों हैं? ये जातिवादिता की वो है अथवा नहीं है, क्या है? ड्यूटी लगी है। विद्या गौतम जी, सर मेरा एक सवाल है, सर प्लीज, कूड़े से बिजली बनी नहीं बनी? सर मेरा एक सवाल है कि बिजली से कूड़ा बनेगा, ये कुछ बताइए। वो देखिए, ये वाली लाइन का जवाब नहीं आया है। नहीं, कूड़े से बिजली बनेगी कि बिजली से कूड़ा बनेगा? मैं आपको एक सेकंड, अमरीश त्यागी साहब, बहुत बड़ा सवाल है जो देश से जुड़ा है। त्यागी साहब, एक सवाल कि आपने कहा, आप कहते हैं, आप सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल से क्यों कतरा रहे हैं? सर मेरा सवाल इस बात का, आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और अपने मन पे करिए, आप अपनी योजनाएं बताइए, आप किस बारे में जा रहे हैं। हम जिस पे जा रहे हैं, जनता उन्हें पसंद कर रही है, जनता उन्हें स्वीकार रही है। तो डिबेट में क्यों आते हैं सर जी? आप डिबेट में क्यों आते हैं? जो मैं जब सब पसंद कर रहे तो यहाँ की बात सही करने क्यों आते हैं? हम सवाल त्यागी साहब, मेरा एक सवाल, आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाति और धर्म की राजनीति को खत्म कर देते हैं? असली लोकतंत्र लेकर के आइए ना। आपको एक एक का विकास नहीं करना पड़ेगा, आपको पसमंदा सम्मेलन नहीं करना पड़ेगा, आपको जातियों के आधार पर नहीं, ये देश भी राष्ट्र एक मजबूत अखंड राष्ट्र बन जाएगा। हम जनता का मन जीत रहे हैं, आप जनता का मन जीत रहे हैं, कभी ये सम्मेलन करवाना चाहते हैं, कभी वो सम्मेलन करवा रहे हैं। जनता ने घर बैठा दिया है। आपके पास कोई काम नहीं, तो पठान मूवी पे केसरिया रंग पे ही बवाल कराए जा रहे हैं देश में। चुनाव से बच के भागते हैं, काम क्योंकि करना नहीं किसी को देश के अंदर। वो लोग जो जातिवादी काम करते थे, हम सबका साथ करते हैं। आप जातिवादी का आरोप लगा रहे हैं, तो जाति को हटा दीजिए ना देश के अंदर से। आपके पास तो डबल इंजन की सरकार है। मेरा सवाल है सर आपसे, आप जाति को नहीं हटा सकते क्या? आप जाति हटा दीजिए। हम तो कह रहे सारे समाज का, पूरे देश का विकास हो जाएगा। पार्टी को मिल रहा है, कोई किसी को जाति के आधार पर सम्मेलन ही नहीं करना पड़ेगा, जाति मुक्त समाज बनेगा। डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों को मानने वाले बसपा के हैं, हम आपसे कहते हैं, हम कभी भी नहीं करेंगे जाति का सम्मेलन। आपकी डबल इंजन की सरकार है, लाइए कोर्ट में, करिए देश के अंदर एक नई क्रांति। जनता को हमारे साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा मैं। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, देखिए नगर निगम जो चुनाव है वो आज की तारीख में मामूली चुनाव नहीं रह गया है। आज की तारीख में वो ऐसा चुनाव नहीं रह गया है कि कोई भी आम आदमी उसको लड़ ले और जीत जाए। आज की तारीख में उसमें भी हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल होता है और हर तरीके से प्रत्याशी को मजबूत होना चाहिए, ये मानी हुई बात है, एकदम फैक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, इसलिए कि अगर आप डेटा उठा के देख लीजिए, नगर निगम के जितने मेयर हैं, अभी 14 नगर निगम हैं आपके, 14 जगह बीजेपी है, 16 नगर निगम है, एक नगर निगम ऐड हुआ है, टोटल 17 नगर निगम इस बार चुनाव होंगे। वहाँ का डेटा अगर उठा के देख लें तो जितने मेयर हैं उनमें से आप मोर देन 40-50% आपको वो अमीरों की श्रेणी में आएंगे वो। तो आज की तारीख में वो भी चुनाव बहुत आसान नहीं रह गया है। तो मेरा कंसर्न ये है कि आम जनता का वोट वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होके कास्ट हो जाता है। तो इसको रोकने का क्या तरीका है? इसलिए कि वहां भी इन्फ्लुएंस्ड होके कास्ट होता है वोट, वहां भी इंडिपेंडेंट तरीके से कास्ट नहीं होता है। देखिए जो बात ये जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है आने वाले टाइम में। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि अगर आपको याद हो कि 2000 जो इसके 24 के पहले जो इलेक्शन हुए थे 19 वाले, 19 में आपने देखा था और आम आदमी पार्टी जब का उदय हो रहा था, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें आईआईटी के 17 कैंडिडेट ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उसमें आईआईटीएन एक भी कैंडिडेट उस चुनाव को न जीत पाया और न अपनी जमानत बचा पाया। तो आम आदमी पार्टी का मूवमेंट क्या था कि नो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद वो पार्टी उपजी थी, उसका उदय हुआ था और उसके बाद उस पार्टी का नो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो इशू था, वो करप्शन आपने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था और अन्ना हजारे ने कहा था कि इस देश से हम समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा ये देश,
उसके बाद आपने देखा क्या स्थिति हो गई, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, चाहे पंजाब की बात की जाए, या जहां पे आम आदमी पार्टी अपने आप को प्रोग्रेसिव मूवमेंट के तौर पर ले जा रही है, वो कह रही है, उसने क्या विमर्श एक तरीके से विमर्श क्या तय कर दिया कि ना धर्म चलेगा ना राष्ट्र चलेगा, अब जो कुछ भी होगा वो मुफ्त की योजनाओं में वो देश को ढकेलना चाहते हैं। तो मेरा मानना, मुफ्त की योजना है, थोड़ा सा रोकूंगा आपको, मुफ्त की योजना है तो इससे पहले भी सरकारों हाँ, ने, बहुत सी सरकारों, इसके पहले भी सरकारें चलाती रहती हैं। लेकिन मेरा यहाँ थोड़ा सा एक अलग ऑब्जर्वेशन है। मुफ्त की योजनाओं से ज्यादा दिल्ली में केजरीवाल का प्रेजेंस, जो शुरू में ऑटो लाइसेंस को लेके जो उन्होंने सपोर्ट किया, जो मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम बनाया, और जो एमसीडी के जो स्कूल हैं उनको स्ट्रेंथन किया, मुझे लगता है कि इन सब का ग्राउंड पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। नहीं, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं, इसी वजह से एमसीडी में बीजेपी को हार देखना पड़ा है। और बीजेपी को मैं ये जो मनोज जी बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक चुनौती है कि अगर अब धर्म और राष्ट्र और जाति की राजनीति आप नहीं करना चाहते हैं, तो चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो सपा रही हो, किसी ने भी इसमें अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा है। चाहे वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसका जवाब अवनीश जी देंगे कि क्या वो इस तरीके की राजनीति को पसंद करते हैं या इस तरीके की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। समाजवादी प्रबुद्ध को लेके जो बसपा ने भी सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी, मायावती जी ने ब्राह्मणों और दलितों को जोड़ा था। जाति है तो सर जाति के आधार पर आप जो आरोप लगा रही हैं बीजेपी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उसको, लेकिन इस तरह की अगर इस देश में धर्म और जाति पे चुनाव हमेशा से लड़े जाते रहे, चाहे वो इमरजेंसी के बाद के चुनाव हो, चाहे इमरजेंसी से पहले आम चुनाव की बात की जाए। देखिए एक बात आई है संदीप जी, ये कोई आपका मेरा विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकारें करती हैं किसी भी के लिए, किसी भी योजना में, वो जनता के पैसे से करती है और जनता के लिए होता है, तो उसमें मुफ्त और रेवड़ी के शब्द कहां से, किस लिए भाई? टैक्स क्या सरकार लाती है क्या? जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होता है। % लोग टैक्स दे रहे हैं इस देश में। अरे क्यों? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स कहां से आता है? सबसे बड़ा स्रोत तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना भाई। और इनडायरेक्ट टैक्स तो दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भारतवर्ष वसूलता है, लेकिन ये भी बात आपको पता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की इकोनॉमी के लिए ये बहुत खतरा है। देखिए बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी से, मैं इसी बात पे जानना चाहता हूँ, वेनेजुला एक ऐसा देश एक बेहतर, अरे रुक जाइए, ये भारत है, ये वेनेजुला अमेरिका लंदन से भारत की तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ फ्री में सुनिए, देखिए एक मिनट विद्या जी, देखिए भारत वो इकोनॉमी है जो किसी नेता के आने से मजबूत नहीं हुई है। भारत का नेचर है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, वो नरेंद्र मोदी ने उसको कमजोर किया है। जो पैसे हमारी माताओं बहनों के पास थे, जो व्यवस्थाएं हमारे पैसे थी, जो हमारी इकोनॉमी को रिसेशन के दौर में भी नहीं ला पाए थे, वो बीजेपी ने कमजोर किया। रमन जी सवाल तो पूछ रहे हैं कि आखिर जनता ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? अरे देगी ना, उस पर चुनाव कहां हुआ? वही तो, चुनाव तो मुसलमान के अगेंस्ट होता है, चुनाव तो मंदिर मस्जिद पे होता है, चुनाव तो नफरत के नाम पे होता है। क्या बात आप कहेंगे? जब नफरत पे चुनाव होगा तो मुद्दे तो ये जागरूकता कब आएगी, कब ले आ पाएंगे? सवाल तो यही। लेकिन मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ, कूड़े से बिजली कब बनेगी? कब बनेगी? योगी जी बताएंगे कब बनेगी? जनता बहुत जागरूक है और जनता पूरी देखभाल के वोट देती है। जनता जानती है कौन देश के हित में है, कौन इनके हित में है। ये तरह का आरोप लगाना कूड़े से बिजली, जनता पे आरोप, बिजली से कूड़ा क्या हो रहा है बताइए तो। आरोप नहीं लगाना चाहिए, जनता बहकाए में नहीं आती है। भारत की जनता, चलिए लास्ट, हमारे पास वक्त की कमी है, लास्ट रिएक्शन विद्या गौतम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट आपसे ही वाइंड अप करेंगे विद्या गौतम जी। उन लोगों को इस तरह की नहीं, आपसे एक सवाल है मेरा, आपसे एक सवाल है, उसी में अपना जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये है कि आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और मायावती जी का संदेश आया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि उससे पिछड़ी जातियां और ओबीसी उनके क्लोज आएंगे और तमाम चीजें होंगी। तो एमसीडी निकाय चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने हम स्वागत करते हैं, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पाल समाज के, जो अयोध्या नगरी से हैं और ये बहुत कर्मठ और बहुत लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े थे। माननीय बहन मायावती जी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और क्योंकि हमने पहले ही कहा कि देश जातियों का देश है, तो हम जो लोकतांत्रिक पार्टी है हम सबको मौका देते हैं और हमारी पार्टी ने इस मौके को दिया। ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो कि निकाय चुनाव में भी एक अच्छा असर भी होगा और लोगों के लिए हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। चलिए अब देखना है कि कौन सी पार्टी कितना बेहतर करती है। लेकिन देखिए फिर बात वहीं आके सिमट जाती है कि अगर स्थानीय चुनाव है तो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। इसमें कहीं बाहर का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि स्थानीय मुद्दे ही गायब हो जाए।
तो कुल मिला जुला के कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी भी। बीजेपी चूंकि सत्ता में है, बीजेपी नगर निगमों में भी सत्तारूढ़ है, जाहिर सी बात है उसकी ज़्यादा जवाबदेही है, लेकिन फाइट तो है ही। और फाइट है, इस फाइट में कौन कहाँ जाएगा ये तय होगा उस वक्त जब अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम फाइनल होगा और उसके बाद चुनाव मैदान में सब लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे। मनोज यादव जी, विद्या गौतम जी, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी और अनीश त्यागी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।